Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. Today I'll be discussing chapter 3 of class 12 biology reproductive health. उसके हम important previous year questions करेंगे. तो सबसे पहला है CBSE 2024 का question. The periodic abstinence by a couple for family planning should be from day 10 से 17 of menstrual cycle. क्यों? क्योंकि day 14 पे ovulation होता है, वहाँ पे maximum chances है fertilization के. day 14 पे उसके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में. तो यहाँ पे fertilization के जो चांसेस हैं सबसे ज्यादा हाई है, तो इस दौरान कपल शुड एब्सटेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लॉज ऑफ अ कंट्री, ये सर्टेन रीजन का क्वेश्चन है. द लॉज ऑफ अ कंट्री परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर चाइल्डलेस कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड. करेक्ट. जैसे हमने इस चैप्टर में देखा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज होती है, ART जिसको बोलते हैं, लेकिन नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, और वो इतनी उनकी 100% श्योरिटी भी नहीं होती कि उसे बेबी हो जाएगा. तो एडॉप्शन इज ऑलवेज अ मेथड जिससे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं जिनको बेबी नहीं हो रहा है, दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड. और ऑर्फनेज बहुत सारे हैं इंडिया में, दे कैन अडॉप्ट एंड देन दे कुड हैप्पीली लिव देयर लाइफ. सेकेंड, इसका रीजन क्या है? Emotional, religious, and social factors are no deterrents to the legal adoption of orphaned and destitute children in India. Deterrents का मतलब होता है रोड ब्लॉक्स की, कोई रुकावटें नहीं है. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स, कोई रुकावटें नहीं है लीगल अडॉप्शन में उन बच्चों के लिए. एग्जैक्टली जिसको अडॉप्ट करना है वो कर सकता है. इसमें कोई भी दुख मानने की ये बात कि मैं बाहर से अडॉप्ट कर रहा हूँ, नहीं. ऐसा कोई सोशल फैक्टर उसके साथ अटैच नहीं है. सो वी कैन इजिली अडॉप्ट जो प्रोसीजर्स है गवर्नमेंट के फॉलो करके. राइट. Write the basic steps followed in the assisted reproductive technologies program to help childless couples. Why is it also known as test tube baby program? तो इसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है? इसके अंदर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किसको बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. राइट. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? बाहर लेबोरेटरी कंडीशंस में होता है, यानी जो फीमेल है उससे हम उसका ओवम लेते हैं, जो मेल है उससे हम उसका स्पर्म लेते हैं. राइट. एंड दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट इन लेबोरेटरी कंडीशन. ठीक, लैब के अंदर बनता है. इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है. क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल के अंदर नहीं हो रही है. कहाँ हो रही है? लैब के अंदर होती है. वो सिमिलर कंडीशंस होती हैं लैब के अंदर. हम पेट्री प्लेट में फ्यूजन कराते हैं किसका? ओवम, जो फीमेल से लेते हैं. हम वेजाइनल से सिरिंज के दौरान ओवियन फॉलिकल्स निकाल सकते हैं और मेल से स्पर्म लेते हैं और वो बाहर उनका फ्यूजन कराते हैं, जाइगोट बनाते हैं. ठीक. जाइगोट बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? एम्ब्रियो बनना. राइट. एम्ब्रियो. तो अब दो चीजें होती हैं. सबसे पहली चीज, ये जो जाइगोट मेरा बना है, चाहे तो मैं इसको वापस से फीमेल में डाल सकती हूँ या इस एम्ब्रियो को डाल सकती हूँ. पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये. राइट. तो जब हम जाइगोट किसी का उस फीमेल के अंदर वापस डालते हैं तो उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. जो जाइगोट है हम उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियो है जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स का बना है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं. उसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर. ठीक है. तो हमने क्या किया? स्पर्म लिया, ओवम लिया, उनको फ्यूजन कराया लैब के अंदर, हमारा जाइगोट बन गया, उससे एम्ब्रियो बन गया क्लीवेज होने के बाद. तो अब जो जाइगोट है, चाहे तो मैं उसको फीमेल में डाल सकती हूँ उसकी फेलोपियन ट्यूब में, उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. या जो मेरा एम्ब्रियो है जिसके 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स बन गए, उसको मैं फीमेल के यूट्रस में डाल सकती हूँ, उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर. ठीक. इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी कंडीशंस में होता है. तो इसका दो फेट हो सकता है. फेट का मतलब ये दो पाथवेज अपना सकता है, जाइगोट फेलोपियन में और जो हमारा एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the mode of action of contraceptive pills taken by a human female. जो फीमेल्स होती हैं वो चाहे तो इस्ट्रोजन पिल्स ले सकती हैं या प्रोगेस्टेरॉन
एस्ट्रोजन मिक्स्ड, ठीक, पिल्स ले सकती हैं, चाहे तो वो इंडिविजुअल एस्ट्रोजन पिल्स या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन पिल्स ले सकती हैं। तो अब ये पिल्स लेते कैसे हैं? ये पिल्स लेते हैं 21 डेज तक, यानी 3 वीक्स तक ये पिल्स ली जाती हैं। ये पिल्स ली जाती है, टेक पिल, राइट। उसके बाद ब्रेक लिया जाता है, ब्रेक लिया जाता है कितने डेज के लिए? 7 डेज के लिए। क्यों? क्योंकि 7 डेज में क्या है, वी अलाउ मेंस्ट्रुएशन टू हैपन। 7 डेज ब्रेक मेंस्ट्रुएशन के लिए। समझ में आया? ये पिल्स कैसे लेते हैं? 21 डेज के लिए लेते हैं, यानी 3 वीक्स के लिए लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 7 डेज का हम ब्रेक लेते हैं। क्यों? क्योंकि 7 डेज हमें क्या करनी है? मेंस्ट्रुएशन करनी है, ठीक। ब्रेक कितने दिन का है? 7 डेज का ब्रेक है। क्यों? मेंस्ट्रुएशन है। उसके बाद वापस से 21 डेज लेना है, ठीक, और उसके बाद वापस से 7 डेज का ब्रेक लें, तो एक महीने में 21 डेज लेनी है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये आउटकम क्या करती है? क्या क्या करती है ये? जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो है या जाइगोट है उसको इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है। सर्विक्स है, सर्विक्स को हॉस्टाइल करती है स्पर्म्स के लिए, फाइगोसाइटोसिस करती है स्पर्म्स का। तो क्या करती है? ये जो इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है। जो यूट्रस है उसको, यूट्रस को, और जो हमारा सर्विक्स है उसको क्या कर देती है? हॉस्टाइल कर देती है टू स्पर्म्स। स्पर्म्स का क्या कर देती है? फेगोसाइटोसिस। यानी इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देती है, यूट्रस और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देती है टू स्पर्म्स, यानी मुश्किल कर देती है स्पर्म्स के लिए यूट्रस में रहना, सर्विक्स में रहना, और स्पर्म्स की फेगोसाइटोसिस कर देती है पिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहला है GIFT, उसको बोलेंगे गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर था, ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है। तो जो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है ये कब करते हैं? जैसे एक फीमेल है, वो फीमेल ओवम नहीं बना सकती है, ठीक है, लेकिन वो अपनी कंडीशंस उसकी बॉडी की सही हैं कि वो जो बेबी उसके अंदर होगा वो अच्छी इजिली हो सकता है, यानी वो बना नहीं सकती है एक ओवम को, प्रोडक्शन नहीं कर सकती, लेकिन शी कैन प्रोवाइड कंडीशंस दैट आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बेबी, ठीक। तो ऐसी फीमेल्स में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, क्योंकि ये जो फीमेल है दे कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, लेकिन दे कैन प्रोवाइड अ कंडीशन दैट आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस और द एम्ब्रियो, राइट। तो ये ट्रांसफर कर देते हैं हम ओवम का। सेकेंड, ZIFT, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ही हमने ऊपर देखा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, यानी जाइगोट हमने कहां बनाया? लैब के अंदर बना दिया, राइट। जाइगोट कहां बनाया? लैब के अंदर बनाया, और ये फीमेल में कहां डाला? उसकी फेलोपियन ट्यूब में, ठीक। इस केस के अंदर क्या था? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर जो फीमेल थी वो ओवम तो बना रही थी, तो इसलिए ओवम से इनसे बाहर निकाले, लेकिन उसकी कंडीशन सही नहीं थी बॉडी की कि फर्टिलाइजेशन हो पा रही थी, तो हमने बाहर फर्टिलाइजेशन कराई। लेकिन गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या है? वो ओवम नहीं बना पा रही है, लेकिन वो कंडीशन फेवरेबल जरूर प्रोवाइड करेगी, राइट। थर्ड क्या है? IUI इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। देखो, IUT होता है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, जब हम 8, जैसे ऊपर पढ़ा, 8 से 16 ब्लास्टोमर्स को यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या? इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, राइट। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम वो मेल्स जिनका स्पर्म काउंट कम है और जो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है खुद से, उस केस में हम क्या करते हैं? फीमेल्स के अंदर आर्टिफिशियली हम स्पर्म्स इंजेक्ट करते हैं, आइदर इन द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, राइट। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करते हैं, राइट।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन में, राइट? During human embryonic development, the external genital organs are well developed in the fetus by the end of 12 weeks of pregnancy. Okay, 12 weeks of pregnancy तक जो limbs और external genital organs है वो काफी अच्छे से develop हो जाते हैं fetus के, right? Next, through reproductive and child health care programs in India, we could bring down the population growth rate. Yes, क्योंकि अच्छी रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज होंगी, यानी जो कंसीविंग मदर्स है उनके लिए अच्छी केयर होगी और जो न्यूबॉर्न बेबी उनकी अच्छी केयर होगी, तो ज्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं होगी, तो हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ एक नॉर्मल रहेगा, स्टेबलाइजिंग रहेगा. नेक्स्ट रीजन, अ रैपिड इंक्रीज इन एमएमआर. एमएमआर इज मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट and IMR, infant mortality rate, were the reasons along other reasons for this. Reason is also true, but ये only reason नहीं है. ये can be one of the reason, but not the only reason. ठीक, और भी बहुत reasons हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं. ठीक है. Sterilization methods are generally advised for male female partners as a terminal method to prevent any more pregnancies. Correct? मेल के अंदर क्या होता है? वॉसेक्टोमी, राइट? वर्स डिफरेंस पे कट करते हैं और स्क्रोटम से टिश्यू लेके उनको टाई अप कर देते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो वर्स डिफरेंस है वही कट हो गया तो स्पर्म का फेगोसाइटोसिस हो जाएगा. फेगोसाइटोसिस का मतलब डेथ हो जाएगा. तो इस कारण क्या होगा, स्पर्म्स फीमेल मतलब जो मेल है, मेल पार्टनर है, वो इंसेमिनेशन ही नहीं कर पाएगा. तो मेल में वॉसेक्टोमी होता है. फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, यानी फेलोपियन ट्यूब पे हम कट करते हैं, राइट? तो अब हमने देखा कि यस दे आर कंसिडर्ड अ टर्मिनल मेथड, क्योंकि जो हमारा गैमेट है जैसे ओवम है, स्पर्म है, वो आगे फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा. ना तो स्पर्म पहुंच पाएगा क्योंकि स्पर्म की फेगोसाइटोसिस होगी मेल पार्टनर में, ना ट्यूबेक्टोमी होगी तो हमारा ओवम नहीं पहुंच पाएगा. ठीक, तो टर्मिनल मेथड है. यस, दीज टेक्निक्स आर लेस इफेक्टिव एंड हैव हाई रिवर्सिबिलिटी. रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. लेस इफेक्टिव नहीं है, ये हाईली इफेक्टिव है. एंड हैव हाई रिवर्सिबिलिटी, नो, लो रिवर्सिबिलिटी. एक बार हो जाती है तो वापस से हम वॉइस डिफरेंस जो कट हो गया है उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी यानी वापस से सेम होना बहुत कम है, लेकिन इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है. तो रीजन गलत है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum is intrauterine transfer. इसका मतलब क्या है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर. अगर जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं तो फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, और इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर में क्या है, जो हमारा एम्ब्रियो बन गया है, कितना 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स लंबा जो हमारा ब्लास्टोमर्स, इतना जो हमारा एम्ब्रियो बन गया उसको हम यूट्रस में डालते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर. आईयूआई को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन. नहीं. आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. नहीं. ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. नहीं. जाइगोट तो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, लेकिन जो यूट्रस है उसमें एम्ब्रियो जाता है, राइट? लिस्टेड बिलो आर ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस एक्सेप्ट genital herpes, yes. Trichomoniasis, yes. Syphilis, yes. Pilaris, no. So this is the correct answer. Question, CBSE 2020. Explain the mode of action of CU2 plus releasing IUDs as a good contraceptive. How is hormone releasing IUD different from it? Right? तो CUD सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल. कॉपर रिलीजिंग का क्या एग्जाम्पल होता है? CUT, CUT, CU7 and it was I guess multi-load 375. ये CUT, ये जो कॉपर आयन रिलीज करते हैं हमारे इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, उसका एग्जाम्पल है. हार्मोन रिलीजिंग का क्या एग्जाम्पल है? LNG20 और प्रोगेस्टेरेट, राइट? LNG20 एंड प्रोगेस्टेरेट एग्जाम्पल है हमारे हार्मोन रिलीजिंग का. अब ये जो आईयूडीज होते हैं ये कैसे काम करते हैं? देखो, सबसे पहले जो ये होता है कॉपर रिलीजिंग होता है, वो क्या करता है, जो हमारा ये फेगोसाइटोसिस करता है, किसका? स्पर्म सेल्स का. ठीक,
यानी डेथ करता है स्पर्म सेल्स को, उसकी स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, ये करता है हमारा कॉपर रिलीजिंग वाले। जो हार्मोन रिलीजिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो सर्विक्स है उसको हॉस्टाइल करते हैं टू स्पर्म्स, राइट। सेकेंड क्या करते हैं, यूट्रस को, यूट्रस पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं, राइट। तो जो कॉपर रिलीजिंग है वो फेगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म का, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को रिड्यूस करते हैं। और जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं वो सर्विक्स को हॉस्टाइल करते हैं टू स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स को नहीं आने देते हैं सर्विक्स में, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के अगेंस्ट करते हैं, यानी यूट्रस पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं, राइट। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, वाई इज सहेली कंसिडर्ड अ प्रेफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय विमेन। सहेली ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ये कैसे होता है, ये हमें वंस अ वीक लेनी होती है, वंस अ वीक। सेकेंड नॉन स्टेरॉइडल होती है, यानी स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। और क्या क्या होता है इसके अंदर, नॉन स्टेरॉइडल है, वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव होती है, लेस साइड इफेक्ट्स हैं। हमें तो 2 ही रीजन लिखने थे, हमने 4 लिखे। एक तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वंस अ वीक लेनी होती है, नॉन स्टेरॉइडल है यानी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगी, बहुत कम साइड इफेक्ट्स होंगे और इसकी जो इफेक्टिवनेस है बहुत ज्यादा है, राइट। सो दीज वर ऑल क्वेश्चंस जो हमने कवर करे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर से। So in the next video, I'll be covering the next chapter, chapter 4, that is principles of inheritance वाला chapter. So और ये जो मैंने PDF पढ़ाया है, ये if you want to get it, you can access it on my Telegram. All for today. If you like my channel, do like, share, subscribe. Thank you for the class.